अभिवादन। आज हमारे सामने एक बड़ा ही रोचक स्रोत है। ये हमें ले जाता है राजस्थान के रेगिस्तान में एक रहस्यमयी किले तक। नाम है काला किला। काला किला। नाम में ही एक वजन है, एक रहस्य। बिल्कुल। और कहानी भी वैसी ही है। इतिहास और लोक कथा का एक अजीब सा घुला मिला रूप। तो आज हम इसी किले से जुड़ी मान्यताओं और घटनाओं की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये बातें इतनी मजबूती से क्यों जुड़ी हैं इस जगह से। और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि ऐसी कहानियां अक्सर जगहों की पहचान बन जाती हैं। सही कहा। तो सबसे पहले, किला है कहाँ? स्रोत कहता है कि एक ऊंचे काले पहाड़ की चोटी पर, रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला खड़ा है। मीलों दूर से नजर आता होगा। यानी लोकेशन ही इसे खास बनाती है, अलग थलग। हाँ, और सदियों पहले यहाँ राजा विक्रम सिंह का राज था। स्रोत बताता है कि राजा विक्रम सिंह सिर्फ अपनी बहादुरी के लिए ही नहीं जाने जाते थे। वो तंत्र विद्या वाली बात है ना? जी हाँ, कहा जाता है कि वो तंत्र विद्या में भी माहिर थे। और यहीं से रहस्य की परतें जुड़नी शुरू होती हैं। ये बात वाकई दिलचस्प है। अक्सर ऐतिहासिक जगहों से, खासकर जो थोड़ी दुर्गम हो, ऐसी कहानियां जुड़ ही जाती हैं। और राजा का ये दोहरा चरित्र, एक वीर शासक भी और तंत्र का ज्ञाता भी, ये तो कहानी को और भी गहरा बना देता है। बिल्कुल। एक तरफ राज्य की शक्ति, दूसरी तरफ वो अदृश्य शक्तियों वाली बात। हाँ, मतलब ये स्रोत सिर्फ एक राजा का जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसे इंसान का जिसकी पहुंच शायद आम दुनिया से आगे थी, ऐसा कहा जाता है। और स्रोत का जो हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाता है, वो राजा विक्रम सिंह की मृत्यु के बाद का है। अच्छा, क्या हुआ मन की मृत्यु के बाद? जानकारी के मुताबिक उनके देहांत के बाद से आज तक कोई भी उस किले में टिक नहीं पाया, रह नहीं सका। कोई भी नहीं? मतलब कोशिशें तो हुई होंगी। हाँ, कोशिशें हुई, लोग गए, लेकिन टिके नहीं। क्यों, ये साफ नहीं। पर यहीं से गांव वालों के अनुभव सामने आते हैं। और वो अनुभव क्या है? यहीं पर वो लोक कथा वाला एंगल आता होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि पास के गांव में लोगों का पक्का यकीन है, एक तरह की सच्चाई है उनके लिए, कि हर पूर्णिमा की रात उस वीरान किले के अंदर से ढोल नगाड़ों की आवाजें आती हैं। ढोल नगाड़े वीरान किले से? हाँ, और ऐसी आवाजें जैसे जैसे अंदर कोई बड़ी शादी हो रही हो, कोई जश्न चल रहा हो। कमाल है। सोचिए जरा, घना अंधेरा, रेगिस्तान की खामोशी, एक खंडहर किला और अंदर से शादी के संगीत की आवाजें। कितना अजीब लगता है सुनने में। ये बिंदु बहुत अहम है। लोक कथाएं अक्सर हकीकत और कल्पना का मिश्रण होती हैं। ओहो। और वो किसी जगह के इतिहास, वहां के माहौल, लोगों के डर या अनुभवों का आईना होती हैं। और यहाँ देखिए, पूर्णिमा की रात। हाँ, पूर्णिमा ही क्यों? देखिए, कई संस्कृतियों में पूर्णिमा खास होती है। चांदनी रात सब साफ दिखता है, लेकिन साथ ही इसे रहस्यमयी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। तो समय का चुनाव कहानी को वजन देता है। और फिर शादी का संगीत एक खंडहर में, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। यही तो बात है, शादी मतलब खुशी, जश्न, नई शुरुआत, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब आप इसी संगीत को एक वीरान, शायद शापित माने जाने वाले किले के साथ जोड़ते हैं, तो वही संगीत डरावना लगने लगता है, परेशान करने वाला। ये खुशी और मातम का, जीवन और मृत्यु का एक अजीब सा मेल बन जाता है। किसका जश्न है ये, और क्यों ऐसी जगह पर? सही सवाल है। ये कहानी को सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी उलझा देता है। कल्पना करना भी मुश्किल है, रात के सन्नाटे में वो आवाजें। लेकिन कहानी का सबसे अजीब हिस्सा तो सुबह पता चलता है। अच्छा, सुबह क्या होता है? स्रोत कहता है कि जब रात में ये आवाजें आती हैं, तो अगली सुबह कुछ हिम्मत वाले लोग या बस उत्सुकतावश किले में जाते हैं, पता लगाने कि आखिर माजरा क्या है। और क्या मिलता है उन्हें? कोई सबूत, कोई निशान? यही तो रहस्य और गहरा हो जाता है। स्रोत कहता है बिल्कुल साफ शब्दों में कि सुबह किले में पूरी वीरानी मिलती है। वीरानी? हाँ। मतलब कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। न कोई इंसान, न जानवर, पैरों के निशान तक नहीं, कुछ भी नहीं। यानी रात के उस कथित जश्न का कोई भौतिक सबूत नहीं? कोई सबूत नहीं। ऐसा नहीं कि कोई जानवर शोर कर रहा हो या कोई मजाक कर रहा हो, बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन स्रोत दो चीजों का जिक्र करता है ना, कुछ तो मिलता है। हाँ, और यही दो चीजें हैं जो इस पूरी कहानी को सिर्फ सुनी सुनाई बात से ज्यादा बनाती हैं। जांच करने वालों को किले के कुछ हिस्सों में दो खास चीजें मिलती हैं। क्या? पहली, हवा में फैली हुई जले हुए दियों की एक हल्की पर साफ गंध,
जैसे बहुत सारे दिए जलाए गए हों रात में। जले हुए दियों की गंध। और दूसरी चीज, जमीन पर बिखरी हुई राख, ताजी राख। राख और दियों की गंध, ये तो भौतिक चीजें हैं। हाँ, ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं। इन्हें आप महसूस कर सकते हैं, गंध को सूंघ सकते हैं, राख को देख सकते हैं। ये इस बात का सबूत लगता है कि रात में कुछ तो हुआ था, कोई गतिविधि हुई थी, भले ही करने वाला कोई ना मिला हो। यही विरोधाभास है। गतिविधि के निशान हैं पर करने वाला गायब। और यही इस रहस्य के केंद्र में है। ये उन लोगों के अनुभव को बल देता है जो सुबह किले में गए। सवाल वही रहता है, अगर कोई था नहीं तो दिए किसने जलाए? ये राख कहाँ से आए? क्या इसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण हो सकता है, जैसे हवा से आवाज आना या? देखिए, स्रोत में तो किसी तार्किक स्पष्टीकरण का जिक्र नहीं है। वो बस लोक कथा और अनुभवों को सामने रखता है। वैज्ञानिक नजरिए से शायद कोई सोचे कि खास खनिजों से गंध आ सकती है या हवा के पैटर्न से आवाजें, लेकिन शादी जैसे ढोल नगाड़े और दियों की गंध, वो भी सिर्फ पूर्णिमा को? हाँ, ये महज संयोग मानना मुश्किल है। बिल्कुल, खासकर जब ये पीढ़ियों से सुनाया जा रहा हो। तो क्या ये सब राजा विक्रम सिंह की तंत्र विद्या से जुड़ा है? स्रोत इशारा तो करता है। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो कई चीजें एक साथ आती हैं। काला किला नाम ही रहस्यमय है, जगह ऊंचे पहाड़ पर, रेगिस्तान में, अलग थलग। इतिहास भी, एक राजा जो वीर भी था और तांत्रिक भी। हाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां ऐसी कहानियां आसानी से पनप सकती हैं। लोग यकीन कर सकते हैं। राजा की तंत्र विद्या वाली बात इस संभावना को और बढ़ा देती है कि शायद उनका कोई प्रभाव अब भी बाकी हो किले पर, या कोई ऊर्जा हो जो समय समय पर जाहिर होती हो। तो ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, ये उस जगह की पहचान का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल, ये स्रोत हमें यही दिखाता है, कैसे इतिहास, भूगोल, लोक विश्वास और अनसुलझे रहस्य मिलकर एक किंवदंती बनाते हैं और उसे जिंदा रखते हैं। काला किले की कहानी अब सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है, ये उस जगह की रूह का हिस्सा है। ये भी सोचने वाली बात है कि ऐसी कहानियां चलती क्यों रहती हैं, क्या मकसद होता है इनका? कई मकसद होते हैं। मनोरंजन तो है ही, फिर ये हमें अज्ञात के प्रति इंसान की जिज्ञासा और डर के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। ये समुदाय को एक साझा पहचान देती हैं और कभी-कभी चेतावनी भी होती हैं कि कुछ जगहें खास हैं, शायद खतरनाक भी। ये दिखाती हैं कि कुछ जगह अपनी कहानियों को कैसे जिंदा रखती हैं। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हुए। शायद हर बार थोड़ा रंग बदलता हो, पर मूल रहस्य बना रहता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने क्या है? काला किला एक ऐतिहासिक जगह जो अब रहस्य का प्रतीक है। राजा विक्रम सिंह जिनकी विरासत किले में महसूस होती है। और हर पूर्णिमा को वो रहस्यमयी आवाजें, जश्न और डर का मिला जुला एहसास। और फिर अगली सुबह की वो वीरानी जिसके बीच सिर्फ जले दियों की गंध और राख मिलती है। ये सब मिलकर एक पहेली बनाते हैं जो तर्क को चुनौती देती है। एकदम सही। ये स्रोत हमें तथ्य और लोक विश्वास के बीच की उस धुंधली रेखा पर ले जाता है। ये दिखाता है कि इंसान कैसे उन चीजों को समझने की कोशिश करता है जो उसकी समझ से परे हैं, और कैसे इन्हीं कोशिशों से किंवदंतियां जन्म लेती हैं। ये सिर्फ काला किले की कहानी नहीं है। हाँ, ये दुनिया भर की ऐसी अनगिनत जगहों का भी प्रतीक है जिनके अपने अनसुलझे रहस्य हैं, अपनी कहानियां हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं होता, उसमें लोगों के विश्वास, डर और कल्पना का भी रंग होता है। और अंत में, जैसा हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत हमें कोई पक्का जवाब नहीं देता, ना वैज्ञानिक ना अलौकिक, बस कहानी और अनुभव सामने रखता है। तो सवाल यह है, क्या उन ढोल नगाड़ों की आवाजों का कोई अनदेखा, शायद ध्वनिक मतलब अकूस्टिक स्पष्टीकरण हो सकता है? जैसे रेगिस्तान की खास बनावट और हवा जिससे अजीब आवाजें पैदा होती हों, खासकर पूर्णिमा की शांत रात में, और लोगों ने उसे शादी का रूप दे दिया हो? या फिर क्या राजा विक्रम सिंह की तंत्र विद्या का कोई गहरा पहलू है, कोई ऐसी ऊर्जा जो किले में रह गई हो और पूर्णिमा पर जाहिर होती हो, उन आवाजों, उस गंध, उस राख के जरिए? क्या ये सिर्फ भौतिकी का खेल है जिसे हम समझ नहीं पा रहे, या वाकई कुछ और है? ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा। जवाब शायद उसी काले किले की खामोशी में छिपा हो। और शायद यही अनिश्चितता इस कहानी को इतना जिंदा और दिलचस्प बनाती है।